हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, नीट 2020 13 सितंबर काफ़ी वहापोह की स्थिति को हमने फेस किया। मैं समझ सकता हूँ कि इस दौरान मानसिकता क्या रही होगी, कितनी परेशानियाँ आपने झेली होंगी, लेकिन अब सारी परेशानियों के बादल छट गए हैं और ये जो अंतिम आपके लगभग आज से देखें तो 23-24 दिन हैं, इनमें 3-4 दिन तो आप निकाल दीजिए आने जाने के, तो 20 डेज बचे हुए हैं। तो ये 2020 का जो 20 है ये खतरनाक हो रहा है सबके लिए, ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है और चीज़ों को इस तरीके से लेना है कि इस समय जो संभल गया ना, जिसने इस समय ये कर लिया कि नहीं यार ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगन से अपना काम कर लेना है, वो निश्चित तौर पे इस जंग को जीत जाएगा। तो क्रेडी जी आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आया है। क्रेडी जी के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वन बाय वन आपको सारी बातों के बातें में बताएंगे। मैं शुरू कर देता हूँ। एक तो ये ड्रीम वर्ड है आपके लिए डॉक्टर, और हम विश करते हैं कि ये वर्ड आपको मिल जाए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से तो मिलता नहीं है किसी भी हाल में। क्रेडी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसे ग्रेट एसआरपी मेथड कहा जाता है, मैं इसको सिखाने की कोशिश करूंगा आज आपको। और एसआरपी का मीनिंग होता है सिलेक्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो या पेंडिंग में डाल दो। क्वेश्चंस की 3 ही कैटेगरी होती है, देखिएगा, या तो आपको देखते ही लगेगा आई कैन डू इट, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, तो उस क्वेश्चन को तो आप कर ही दीजिएगा। कई बार आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन ऊपर से निकल गया है, पता ही नहीं लग रहा है मैं करूं या ना करूं, इसको मैंने ऐसी चीज पढ़ी नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट, उसके बारे में बिल्कुल भूल जाइएगा। उसके ऊपर रिजेक्शन का ठप्पा लगा के आप आगे निकल जाइए, ठीक है, सीधा बड़ा आर लिख दीजिए उसके ऊपर और आगे निकल जाइए, कुछ नहीं करना है। वो क्वेश्चन नहीं होगा, आपके पास इतना समय नहीं है कि वहां कोई कंसेप्ट लगा के उसको आप कर दें, वेस्टेज ऑफ टाइम आएगा बहुत ज्यादा। तो या तो सिलेक्ट वाला कैटेगरी है कि सर देखते ही हो गया और मैं कर दूंगा, या कैटेगरी रिजेक्ट वाला है, दोनों फिक्स्ड है, ये तो देखते ही करना है, इसको अब देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है किसी भी हाल में। ये आर लिख के वो पेज पलट लेना है कि इस चीज को मुझे नहीं देखना। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जहां आप कहोगे कि सर डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम मिल गया ना तो मैं इसको कर दूंगा, ये पेंडिंग है, इन पे पी लिखना है। तो आपको 2 ही चीजें लिखनी है, आरपी, या तो रिजेक्टेड है वो खत्म हो गया उसे देखना नहीं है, और पी वालों को दोबारा आके देखना है। आप सब बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं, पढ़ाई की है आपने, आपको मालूम है सबसे पहले हमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं 90 वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं 45, और लास्ट में ही आप फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं। हालांकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, आता तो मुझे सब कुछ है, एज अ CMD सारी चीज़ें संभालता हूँ, बहुत वर्षों से संभाल रहा हूँ, लेकिन आई नो, मुझे ये पता है कि आपको लास्ट में ही उसे करना है। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं वो तो आपको करके आना है। अब पहले ये देखिएगा कि जितनी भी नॉनसेंस चीजें होती हैं उनको दिमाग से निकालिए, नेगेटिव्स को बाहर निकालिए पहले। जो इन जनरल हम सोचने लगते हैं मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, और अधिकतर ऐसा लगता है कि जो मुझे नहीं आता है ना वही पेपर में आने वाला है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ट्राई टू थिंक ऑन योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। आपके पास पॉजिटिव क्या क्या है उस पर सोचिए, आपके पास नेगेटिव क्या है उस पर सोचने का समय नहीं है किसी भी हाल में। इतना बड़ा रिवीजन है कि नई चीज पढ़ने का भी समय नहीं है किसी भी हाल में, उलझने का बिल्कुल समय नहीं है। इस समय जो भी काम करना है आपको, दैट यू विल हैव टू डू अकॉर्डिंग टू योर पॉजिटिविटी, कि ये मुझे मेरा स्ट्रांग है, ये मैं करूंगा। और आपके पास मैं जानता हूं स्ट्रांग पोर्शन बहुत सारे होते हैं, उन्हें ही ढंग से कर गए ना आप तो सारा काम हो जाएगा। तो चलिए, कुल मिला के आपके पास 180 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, टोटल 720 की कहानी है। और कुछ भी कर लो, आपको ये टारगेट लेना पड़ेगा जनरल कैटेगरी OBC EWS को। SC ST पे भी 100 ही का डिफरेंस आता है, यहाँ जहाँ मैं 580 लिख रहा हूँ वहाँ आपको 480 तो वहाँ भी जाना ही जाना पड़ेगा। ये नीट है बॉस, समझिएगा, यहाँ मार्क्स लाने पड़ते हैं, बिना मार्क्स के यहाँ काम नहीं चलता। ये JEE मेंस नहीं है कि पहले के जैसे 360 में से, अब तो खैर वो 300 मार्क्स का हो गया, 80-85 लिया है, 100-120 लिया है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता यार, कुछ भी नहीं मिलता। तो पहले टारगेट डिसाइड कीजिए जनरल OBC EWS, ठीक है। आपको कुछ भी कर लो, 90 में से 75 क्वेश्चंस तो करके आने पड़ेंगे, 300 प्लस
ये बायोलॉजी की कहानी है। एनसीईआरटी पे बहुत ध्यान दीजिएगा, सबके सब लोग अभी एक्सपर्ट जितने भी बायो के हैं वो आपको सारी चीज बता देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री पे आप 150 प्लस 160 प्लस हो जाए बहुत बढ़िया है, ये चीज भी आपको बता दी जाएगी। और फिजिक्स पे मैं कहता हूं कि 45 में से यदि हम 30 भी करके आ गए, 30 के ऊपर जितने करोगे वो तो बोनस है, तो आप 120 कुल मिला के 580 मार्क्स होते हैं और 145 क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, 140 भी हो गया तब भी 560 बैठेगा। और इस समय ये मान के चलिए 560 अनसेफ नहीं है किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि जो जिसे मनोदशा कहते हैं ना विद्यार्थी की, वो मनोदशा सबकी हिली हुई है। इतना परेशान हो चुके हैं कोरोना की वजह से, आप, आपके अभिभावकगण, सब लोग ऐसा नहीं है कि कोई खुश है, सब परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन आएगा भी। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है। मैं इस समय आपको ये बताना चाहता हूं कि पेपर अटेम्प्ट करते समय बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और सिलेक्शन, रिजेक्शन और पेंडिंग, इसी पे चलेगा। आपको जहां जहां पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा टाइम देना ही देना है। पहली बार में आप 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, ये नहीं हो सकता है। मैंने देखा है, आपने पेपर उठाया, फर्स्ट बायो का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, 90 है, 90 में से हो सकता है आपने 60 कर लिए हों। अब आपको बायो पे दोबारा नहीं चलना है, बाद में चलेंगे। अब केमिस्ट्री पे आइए, हो सकता है 45 में आपने 30 कर लिए हों, तो 60 और 30 90, और हो सकता है फिजिक्स में आपने इस समय 20 क्वेश्चंस किए हों, तो कुल मिला के 110 क्वेश्चन हो गए। आपने कहा सर मैं 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 440 हो जाएगा। सर मैं थोड़ा सा सेफ लग रहा हूँ, लगभग अभी 2 घंटे हुए हैं, 1 घंटे का समय बाकी है और अभी कमाल कर सकता हूँ। आपको उठा के कुल मिला के 20-25 पेंडिंग क्वेश्चंस और कंप्लीट करने हैं, आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएंगे। अब मैं कुछ चीज़ें रिलेटेड टू फिजिक्स, क्योंकि मुद्दे की बात करनी है, इधर उधर ज्ञान नहीं बांटना है, जबरदस्ती का बहुत बंट रहा है, जबरदस्ती का समय खराब मत कीजिए, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। टीचर यही करता है, टीचर को यही करना चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो आप अटेम्प्ट तो कर ही लेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन अब फिजिक्स में करूं क्या, तो मैंने यहाँ आपको पेपर 1 जो पार्ट 1 है आपके पास में 11th का, वहां आपको बताया यूनिट्स एंड डायमेंशन आसान है, इसका क्वेश्चन आएगा। एरर्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड वेक्टर्स के आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना ही करना है। यहां से आपको 2 और 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैं कह रहा हूं मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाए, भाड़ में जाने दो यार, मत करो। आपका एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया या एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, गोली मार दो यार, मुझे नहीं करना है भाई वो। तो आपने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और प्रोजेक्टाइल मोशन ये पूरा करना है, और इसके तीनों क्वेश्चन आपको करके आने हैं। सर्कुलर मोशन को मैंने रेड जोन में डाल दिया। जितना मिनिमम पढ़ा है आपने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है दिख जाता है, यू डू इट, आराम से हो जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या है, वर्टिकल सर्कल में लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या है, कहाँ मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी रस्सी के टूटने के, वो जो साधारण सी चीजें हैं। क्योंकि अरे यार साधारण क्वेश्चन भी तो आएंगे ना, वो भी गलत कर देंगे तो फंस जाएंगे। तो आप सर्कुलर मोशन में, आप लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, वर्क पावर एनर्जी में, कंजर्वेशन लॉज फंस जाते हैं जबरदस्ती में। तो आप इन जगहों पर जितना आपसे होता है, जितना बन पड़ता है वो पढ़ लीजिए। रेड जोन में मैंने रोटेशनल मोशन तक डाला हुआ है। यहां से कुल मिला के मुश्किल से इन सारी जगहों से आपको नाना करके भी मैं नहीं कह सकता किसी भी हाल में 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा आते हो, मैं तो 10 मानता हूं यार, ठीक है ना। तो ये पूरा जितना भी डेंजर जोन था वो 10 क्वेश्चंस का था, हटा दीजिए। 35 सेफ क्वेश्चंस है आपके पास, और 35 कर दिए तो मजा आ जाएगा यार। आप कहोगे सर 140 पे पहुंच जाऊंगा, आपने तो 120 का ही कहा था, और पता है कि 35 ही करना है, तो फिर क्लियर भी हो गया कि 45 के लिए थोड़ी डर है मुझे तो 35 करना है, तो मेरा तो टाइम मुझे मिल रहा है, मैं गलती नहीं करूंगा, तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी रिड्यूस हो जाएगी। अब चलिए ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक जैसे, तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक साथ कर लीजिएगा। एसएचएम और वेव्स और एसी, यहां लिख रहा हूं मैं, ग्रेविटेशन के साथ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है।
और एसएचएम के साथ में आपको एसी पढ़ लेना है। यही वेव्स है, डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आसानी से हो जाएंगे, यहाँ मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ग्रेविटेशन पे केपलर्स लॉ का ध्यान रखना है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के वेरिएशन का ध्यान रखना है आपको, सैटेलाइट की एनर्जी का ध्यान रखना है आपको। और सैटेलाइट पढ़ रहे होंगे ना भाई, तो आप मुझे आसानी से कह सकते हैं सर वही हाल तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का था। तो ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। और उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन 100% आना है। और आगाह कर रहा हूं आपको, हीट इंजन पे भी क्वेश्चन आ सकता है और रेफ्रिजरेटर पे भी आ सकता है। छोटे 2 फॉर्मूले हैं यार, हीट इंजन में एफिशिएंसी पे आता है और आपके रेफ्रिजरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे आता है। पूरा मन लगा के पढ़ लीजिए, यहाँ पीवी डायग्राम का क्वेश्चन है, कर लीजिए, यहीं आपका केटीजी खत्म हो जाएगा। तो आप केटीजी और हीट, बल्कि यहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री पे भी, एंड बहुत बढ़िया काम आपके पास हो जाएगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इज दैट क्लियर, एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, बहुत आसान सी चीजें। आपको स्टोक्स फॉर्मूला याद रखना है, F = 6 पाई ईटा RV। आपको छोटा सा बॉवेंसी का एक फॉर्मूला याद रखना है। आसान चीजें हैं बहुत। तो आपने कहा सर ठीक है, इन 6 टॉपिक्स में से रेड जोन वाले टॉपिक्स पे बिल्कुल नहीं घबराना है। आता है क्वेश्चन सामान्य हो जाएगा, नहीं आता है खुश होना है। इज दैट क्लियर, समझ आ गया सबको। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जो आपके टॉपिक्स हैं। यहां मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लिया आपके साथ, एसी ले लिया। जहां तक 12th का पोर्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पास में, दैट गोज आउट टू बी इज नथिंग बट इट विल बी द मॉडर्न फिजिक्स। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब पढ़ के जाते हैं, ये सब पढ़ के जाते हैं। इनका क्वेश्चन होना है। कैपेसिटर सब लोग पढ़ के जाते हैं, कैपेसिटर सब लोग पढ़ के जाते हैं। कैपेसिटर का क्वेश्चन होना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन होना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आता है, करिए आप, होगा वो, होगा ही होगा। आसान सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैपेसिटर पे आता है, कर दीजिए आप। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ से मिलता है, गोली मार दीजिए, नहीं करना मुझे भाई, नहीं करना यार, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी यहां निपटा दिए, पढ़ना है। आपने पढ़ा हो अभी क्योंकि ये 12th का पोर्शन है। लेकिन ये जो पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स का, यहां से ध्यान रखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आपको बहुत अच्छा काम करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बहुत अच्छा काम करना है, वहां से क्वेश्चन आने। और जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुल मिला के बोर्स मॉडल पढ़ते हैं ना, तो आपका रिवीजन हो जाता है सैटेलाइट मोशन का आराम से। और आप सैटेलाइट मोशन यार सर्कुलर मोशन ही तो है, वो आप बहुत आसानी से इधर के काम को भी कर लेंगे, जो इजी है, इजी, जिसका क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि इट इज वेरी मच रिलेटेड विद योर केमिकल कंटेक्स्ट। वहां का फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, ऐसा कैसा ही बिहेवियर यहां आता है, हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आता है, आप करके आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी हालत में। सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन वाला एक फॉर्मूला है, D = √2RH वाला, कि कितना एरिया कवर करोगे, उस पर क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, वरना आप बहुत आसानी से, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आता है, घबराइए मत, उसके चक्कर में मॉड्यूलेशन पे अपना टाइम खराब मत कीजिए, ठीक है। हालांकि हम क्रेडिजी पे कोशिश करेंगे कि आपको मॉड्यूलेशन पे एक छोटा सा 20 मिनट का लेक्चर दे दें तो आपको क्वेश्चन हो जाए, बट फिर भी आप उससे घबराइए मत। और फिर रे ऑप्टिक्स बहुत लंबा है। आप वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाइए, छोड़ दीजिए लेंस के साधारण क्वेश्चन है, कर लीजिए। आपको लेंस ब्रेकिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेंस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, उनको कर दीजिए। लेंस में यदि कहीं कोई आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है सर, एक लेंस भी लगा रखा है, एक मिरर भी लगा रखा है, तब छोड़ दीजिए, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग कर लीजिए, किस पे? टेलीस्कोप पे।
और माइक्रोस्कोप पे, यहाँ सबके सब मैग्नीफाइंग पावर पे काम कर जाते हैं लेकिन रिजॉल्विंग पावर छोड़ जाते हैं, जबकि रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और आपका छोटे छोटे फॉर्मूले आपके पास हैं, दैट गोज आउट टू बी ऑन पोलराइजेशन, तो वो पढ़ जाइए। ब्रूस्टर्स लॉ है, लॉ ऑफ मालस है, आपका काम पूरा हो जाएगा। कुल मिला के आपको नाना करके भी जो 30 क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 6, इस पोजीशन से आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। कुल मिला के 15-16 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट करने हैं आपको, और 15-16 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से करेक्ट करता है। मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मिला के करेक्ट करते हुए सीधा 30 क्वेश्चन मिनिमम, और ये 30 क्वेश्चन पे 120 मार्क्स। 15 क्वेश्चन छोड़ के आने की पोजीशन में, और 30 के ऊपर जितने कर लो वो आपका बोनस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये टॉपिक्स इनका क्या हाल है। यदि ये वीक है आपके पास, फ्रिक्शन वीक है, फॉरगेट अबाउट इट। सर्कुलर मोशन वीक है, फॉरगेट अबाउट इट। कंजर्वेशन लॉज अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टॉर्क प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कोई भी आपका इनमें से चैप्टर आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकता। जितने चैप्टर आपको डॉक्टर बनने पे सपोर्ट करते हैं, बी केयरफुल फॉर देम। और बस इस समय क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल्स जितने हो सकते हैं उतने कीजिए। खुद अननेसेसरी जिसे कहते हैं ना कि अटकने के एफर्ट मत कीजिए, किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे मत फंसिए किसी भी हाल में। आप जितनी भी चीज़ें खुद के हाथ से सॉल्व करिए, लेकिन उन्हीं चीज़ों से डील कीजिए जिनके सॉल्यूशंस आपके पास हैं। जिनके सॉल्यूशंस आपके पास नहीं हैं, उनसे डील करने की कोशिश मत कीजिए। क्रेडिट जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें पता है आप बहुत अच्छा करेंगे। हेलो गाइस, इट्स मी कैन सर, योर कौशल लामा। वेलकम टू क्रेडिट जी। एज ए जॉइंट डायरेक्टर एंड HOD केमिस्ट्री, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पे इस सेशन में। हम जो आज आप जब से रूबरू होने आए हैं, उसमें आप देखें बच्चा, फिजिक्स में देव शर्मा सर ने आपको पूरी टेक्निक्स बताई कैसे आपको अपने एग्जाम में फोकस करना है। 25 डेज, ओनली 25 डेज। अब आप बोले सर ओनली क्यों? बिकॉज एग्जाम का आप देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर दे दिया कि एग्जाम तो होगा, ठीक है, कोई जीरो सेशन नहीं है। तो यहीं से आप अब काउंटिंग स्टार्ट कर लो। 25 डेज है, 25 डेज में आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखनी है, कैसे मैं एग्जाम क्रैक करूं। एग्जाम कंफर्म में होना है, पहले मई में होना था, वो सितंबर में हो रहा है। एग्जाम तो होना है ना बेटा, ठीक है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ, पढ़ना है। क्या करना है बेटा? पढ़ना है, ठीक है। सारी टेक्निक्स आपको सर बता चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ ये बात करें कि कैसे अपने मार्क्स को अपने को लेके आना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट से। केमिस्ट्री में क्या करना है? पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, 3 पार्ट्स आर देयर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में मसला है कि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरेज, GOC, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद आपका 12 का पोर्शन आता है पूरा। बट हम लोग एक स्मार्ट वर्क ले, हम मजदूर नहीं है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, है ना। हम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क कैसे? क्या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको देखते टिक लगाना है, देखते टिक लगाना, क्वेश्चन पढ़ा देखते टिक लगाना है। और मजे की बात, बायोलॉजी वाले बच्चों, मजे की बात यह है, दिस इज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। कौन सा? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर की खूबसूरती यह है कि ये बायो में भी है। तो बायो वाले बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी है और बायोलॉजी में भी है। तो ये जो चैप्टर्स है, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एक्शन और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से पढ़ने बेटा? ओनली फ्रॉम NCERT। NCERT से बाहर इनका एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आना है इनका, आज दिन तक जो सवाल आए वो सारे के सारे सवाल NCERT में से आए बेटा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स अगर आपने अभी भी नहीं किए हो तो बेटा मेरे हाथ जोड़ के हार्टली रिक्वेस्ट है आपसे, इन 3 चैप्टर्स को आपको सिर्फ NCERT से करना है। कौन कौन से बेटा? पॉलीमर्स, बायोमोलिक, केमिस्ट्री, एक्शन, क्लियर। उसके बाद आता है आपका खेल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आप सुपरफिशियली देख सकते हो, बिकॉज सारे चैप्टर से कवर होता है बेटा, ठीक है। तो वहां से आप सुपरफिशियल देख करके उसको एंड में भी कर सकते हो, जाएगा उसका सवाल, हो जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, डोंट बी पैनिक, ठीक है। फिर आपने पास आइसोमेरिज। आइसोमेरिज में आप क्या करो? मेनली फोकस करो स्टीरियो आइसोमेरिज पर। किसमें बेटा? स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिक। कंफर्मेशन का सवाल बहुत रेयर आता है और वो आया भी है, कंफर्मेशन सवाल जब भी आया वो NCERT में से आया बेटा, ठीक है। तो कहना आइसोमेरिज्म फोकस करो, वो भी स्टीरियो के ऊपर।
फिर हम लोग चले जीओसी में। जीओसी हम फोकस करो ना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, यहीं से बनता है सवाल, इसी के आसपास घूमता है बेटा, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा बहुत रेयर सवाल आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आया बेटा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये जो पोर्शन हाइड्रोकार्बन्स बेटा आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स ही वो पार्ट है जो मैक्सिमम चैप्टर्स में रिवाइज होता है। हेलो एल्केन्स, ठीक है बेटा, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो ये जो चैप्टर्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, ये नेम रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो नेम रिएक्शंस आपको करनी है मान लिया, पर हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में फोकस रखना बेटा, क्योंकि इसकी रिएक्शंस आपके आगे कवर होंगी, ठीक है। तो और एक अमाइंस वाला चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, डेफिनेटली बेटा उससे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, और वो क्वेश्चन या तो अमाइंस में से बनता है या फिर नाइट्रोबेंजीन में से बनता है। तो बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ये 3 चैप्टर्स आप यहां से कर लो, हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से फोकस कर लो, जीओसी में स्टेबिलिटी पे खेल लो, ठीक है बेटा, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, और फिर क्या था बेटा मैंने क्या बोला आपसे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अमाइंस और नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बेटा। इन चीजों पर आप फोकस कर लो, ऑर्गेनिक से प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हवा नहीं है बेटा। ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबसे अच्छी खूबसूरती ये, आपको सवाल दिखा है, दिखते ही आपको टिक लगाना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कंफर्म है, ठीक है, पर आप खुद सोचो वही 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, वही सूडो फोर्स का है, वही आपका कोई बड़े चैप्टर ग्रेविटेशन का है, बड़ा सवाल है, या फिजिकल का है। तो फिजिकल में भी क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन लिखा है 6 और 7 लाइन का क्वेश्चन से, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उन 7 लाइंस को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप पहुंचोगे, वो भी तब जब एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ऑर्गेनिक में तो कुछ नहीं है बेटा, तो फिजिकल के या फिजिक्स के उस क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत टाइम देना पड़ेगा। बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्सेप्ट आता है, आपको टिक लगाना है बेटा। फिजिकल और फिजिक्स के इतने क्वेश्चन करने की देर में आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 4 से 5 सवाल कर जाओगे बेटा, और वो भी सही, जिनकी सही होने की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फिजिक्स और फिजिकल से बहुत ज्यादा होगी। तो आप बेटा इनको अवॉइड ना करें, फोकस रहें अपने गोल पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक वाले पार्ट पर, तो और बहुत ज्यादा मैकेनिक्स पे नहीं जाना बेटा, वापस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको मैकेनिक्स वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ट्रिकी चीजें करनी है। हम लोग क्रैश कोर्स में बता रहे हैं ये चीजें, ठीक है, क्रैश कोर्स हम लोग ये सब काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ट्रिक्स पे खेलना है। बहुत लंबे मैकेनिक्स के सवाल नीट में नहीं आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को। अब आए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक में आप देखो बेटा, कुछ चैप्टर्स मैंने फिर लिखे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल आपके बायोलॉजी में भी आता है, सॉइल पॉल्यूशन हो गया आपका, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, बीओडी एक्सेट्रा, है ना बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब बायोलॉजी में पढ़ते हो आप। हाइड्रोजन चैप्टर हो गया, मेटलर्जी। 3 चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा, इनका कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, एज इट लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन। तो आप जो बायो में वर्क करते हो ना बेटा, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी एग्जैक्टली वही काम करना है। 3 चैप्टर्स ये हो गए, 3 चैप्टर्स ये हो गए, इन 6 चैप्टर्स के क्वेश्चन 100% कंफर्म था एनसीईआरटी से आने। तो आप देखो 4 क्वेश्चंस यहां से आ गए, कितने को 4 क्वेश्चंस। यहां से हम बात करें तो बेटा 3 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट बनते ही बनते हैं, तो 7 क्वेश्चंस मतलब 28 to 30 मार्क्स का खेल तो यही हो गया बेटा। और करना क्या, रीडिंग मारनी है एनसीईआरटी की, और आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ निगाहें अच्छे से रखनी है, ऑप्शंस वहां रहते हैं, चीजें क्लिक करती है। मैं साल भर बोलता हूं बच्चों को, ऑफलाइन में बोलता हूं और यहां भी आपसे बोल रहा हूं बेटा, चीजों को अच्छे से पढ़ो, निगाहें अच्छे से रखो, चीजें क्लिक करेगी। फिर हम लोग कहां आगे बेटा, इनऑर्गेनिक में रिमेनिंग पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन। वापस से सुन लो बेटा, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, 3 चैप्टर्स अपने पास हैं, 3 चैप्टर्स अपने पास है। 70% इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस इन तीनों के आसपास घूमते हैं, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा। 10 यहां से आ गए, 3 यहां से आ गए, 13 क्वेश्चंस हो गए, या यू मान लो 12 क्वेश्चंस हो गए, चलो 12 क्वेश्चंस मान लेते हैं। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आर अराइज फ्रॉम ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। और वो 3 क्वेश्चंस के चक्कर, 3 से 4 क्वेश्चंस के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, और यार ब्लॉक केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो रही, ब्लॉक केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो रही है, ठीक है ना यार, 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री में से, उनमें से 2 क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे बेटा। 2 क्वेश्चन होंगे रिएक्शंस वाले होंगे, तो अगर मान लो वो नहीं भी होते तो गलत करने से अच्छा उसको छोड़ दो बेटा यार। उन 2 क्वेश्चंस के चक्कर में आप पैनिक होते रहते हो, मुझे एस ब्लॉक नहीं आ रहा है, मुझे पी ब्लॉक नहीं आ रहा है, अरे कोई बात नहीं, आते वो भी एनसीईआरटी से, पर इतना लेंथी है कि अपन नहीं कर पाते, पर साल भर किया है तो एटलीस्ट रिवाइज जरूर करके जाना बेटा। तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, मैक्सिमम पार्ट ये है और 3 चैप्टर ये है। आपने ये कर लिया, इनऑर्गेनिक आपका खेल कर देगा बेटा, हो जाएगा आपका सारा काम, ठीक है, पैनिक मत होना बस बेटा, ठीक है। और मस्त होके पढ़ो यार, करना क्या, पढ़ना ही तो है ना बेटा, ठीक है। जस्ट वैकअप विद कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन
है ना, जस्ट वेकअप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। यही तो खेल है ना यार, मस्त होके उठो, करना है क्या अपने को दिन भर में, और रात को मस्त होके सो सेटिस्फैक्शन के साथ, हाँ यार मैं जो सोच के उठा था वो मैं कर पाया अपने पाप से। फिर आया अपने पास कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री। अब नीट के बच्चों के लिए क्या होता है, या एक वर्ल्ड का फिजिक्स PHYSIC, तो इट इज जस्ट लाइक अ फिजिक्स। तो मैथमेटिकल पढ़ाते वो सोचता है यार मैं सबसे एंड में करूंगा, ठीक है बेटा एंड में करो आप, कोई इशू नहीं है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में अब इशू क्या है, 12th का पार्ट, 11th का पार्ट। 11 का पार्ट और लेंदी चैप्टर्स हैं, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। और खूबसूरती देखो आप, थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है एंड गैसेस स्टेट का जो पार्ट है वो तो आपके फिजिक्स में भी है, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाती है। तो आपका मेन फोकस कहां रहना चाहिए, वो रहना चाहिए बेटा 12th के टॉपिक्स पे। शॉर्ट क्वेश्चन आना है, 100% क्वेश्चन आना है, जितने भी चैप्टर्स 12th के हैं, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। इन पांचों चैप्टर से कंफर्मली क्वेश्चंस आने, जैसे मान लो 14 to 15 क्वेश्चंस आए, तो 14 to 15 क्वेश्चंस में से 7 to 8 क्वेश्चन इनमें से रहेंगे बेटा, और 5 चैप्टर है बस। 5 चैप्टर्स को आप अच्छे से करो, 12th आपका फ्रेश होता भी है, 12th किया हुआ भी होता है, तो 12th पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। फिर उसके बाद 11th पे आए, 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट अच्छे से करना, बोर थ्योरी अच्छे से करना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से करना, आपका खेल हो जाएगा बेटा। तो अपने पास ये जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है बेटा, आपको नहीं करते भी आपको किसी भी कंडीशन में, सर ने आपको बताया भी होगा, 150 प्लस मार्क्स लाने ही लाने। 150 प्लस नहीं लाओगे डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और यार आप सोचो, कोई बड़ा खेल थोड़ी हुआ है, जो एग्जाम मई में होना था वो एग्जाम सितंबर में हो रहा है, तो टाइम तो आपको मिल ही गया ना बेटा। अब वो कहते हैं ना, पुश योर सेल्फ, अपने आप को पुश करो, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। आपके लिए कोई कुछ नहीं करना, आपके लिए कोई नहीं आएगा करने के लिए, आपको खुद करना है, खुद को पुश करो, ठीक है, खुद के लिए कुछ करो। sometimes never later becomes never, sometimes later becomes never, sometimes later becomes never। तो just do it now, आपको करना है चीजों को, ठीक है, करना है तो करना है, अपने आप से जी लो, करना है तो करना है। तो ये सब चीजें केमिस्ट्री में आप ध्यान से सुन लो बेटा, और मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है। यहां आपको 150 मार्क्स लाने में इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े जितना फिजिक्स में जान झोंक दोगे आप। तो बहुत अच्छा पार्ट है बेटा, स्कोरिंग पार्ट है, और आपके रैंक को ऊपर लेके जाएगा। तो आपसे बस इतनी सी हार्डली रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर्स आप अच्छे से करो एनसीईआरटी से, ये चैप्टर्स अच्छे से करो एनसीईआरटी से। रिमेनिंग जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है, बहुत ज्यादा मैकेनिक्स पे नहीं जाना है। अच्छा, एक चीज और होती है, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के पीछे जो रेयरली एग्जाम्स में आए। जैसे आपको पता होगा, ध्यान होगा, नीट 2 2016, नीट 2 फर्स्ट टाइम, नीट 2 टाइम 2 बार हुआ था बेटा। तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस आए थे इनऑर्गेनिक के अंदर जो आउट ऑफ सिलेबस थे, वो एमएससी के अंदर पूछे आते हैं। जो हम लोगों ने एमएससी में पढ़े वो क्वेश्चन थे, जस्ट लाइक जॉन टेलर इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट, जो आईआईटी एडवांस के नासा में भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाना है। एक ही बार आया ऐसा क्वेश्चंस, उसके बाद कभी आज दिन तक ना आए ना आएंगे बेटा, क्योंकि सिलेबस ओरिएंटेड चीजें होती है बेटा। एग्जाम सिलेबस और वरना क्वेश्चन बोनस हो जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस के पीछे ना भागे, जो जनरल पैटर्न बना उसी पे करें, जो आपने साल भर किया हुआ है वही करें, नया करने की जरूरत नहीं है। बस आपका सिलेबस आप ट्राई करें, सिलेबस आपका 5 to 8 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना आप पैनिक रहोगे, पैनिक हो आने मतलब प्रॉब्लम होगी। तो पहली बात तो सिलेबस आपका हो गया कंप्लीट, लेकिन वापस से करना है, बिठा लो दिमाग, 25 डेज में मुझे पूरा काम करना है। 20 डेज में 25 तो कंप्लीट है लास्ट तक, 20 डेज में सिलेबस मस्ट भी कंप्लीट है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखें बेटा, ये सब काम है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में 12th वाले चैप्टर्स फोकस करो, 100% 78 क्वेश्चन वहीं से आने। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एंड ये कहां से आ गए बेटा, ये आ गए कहां से, आपके एनसीईआरटी से। ऑर्गेनिक वाला पार्ट ये काम आपने कर दिया, आपकी गारंटी है मेरी 150 मार्क्स से नीचे नहीं आएंगे बेटा। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, बढ़िया होगा एग्जाम, डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है। और वापस से मैं आपको लेके चलता हूं बेटा कहां पर, नीट के माहौल में। नीट के माहौल में कोई पैनिक नहीं होना है, आप बस पैंडेमिक सिचुएशन को भूल के अपने स्टडी फोकस करो। अब एग्जाम डेफिनेटली होगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं। हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पूरा समझ लिया है कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे।
इसी तरह से हम लोग बायोलॉजी के लिए हम बात करते हैं। मैं हरदीप सिंह एंड शिखर सर एज ए बायोलॉजी फैकल्टी आपको बताने वाले हैं कि कितना पोर्शन हमें बायोलॉजी में कवर करना चाहिए और किस तरह से उसकी प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी इसकी स्टडी के लिए फर्दर, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी कम है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हमने यहाँ पे इसको जो जेनेटिक्स को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि जनरली क्या होता है कि जेनेटिक्स में 10 to 12 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर साल आते हैं। तो इसके अंदर आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, है ना। इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है और सेकंड इज मॉलिक्यूलर बेसिस, तो हेरिडिटी इवोल्यूशन, है ना, जिसमें आपके पास वो लॉज हैं सारे, और सेकंड है हमारे पास में मॉलिक्यूलर बेसिस वाला। तो वो दोनों ही चैप्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। हमने इसको सेकंड प्रायोरिटी इसलिए रखा है, इसको एक थोड़ा पढ़ना थोड़ा इजी होता है ना, तो आपके लिए स्टडी करना इस टाइम पे, है ना, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो इतना टाइम हमें कंज्यूम होगा। तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन में हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और स्पेशली इवोल्यूशन की हम लोग बात करें तो जो ह्यूमन के जो क्रेनियल कैपेसिटी है उस पर आप जरूर ध्यान रखें, उसकी जो क्यूबिक कैपेसिटी जो होती है हमारी सीसी, उसके यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हमारे पास में क्लासिफिकेशन, तो एनिमल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट क्लासिफिकेशन, मैंने दोनों को मर्ज करके आपको बताना चाह रहे हैं। तो दोनों को ओवरऑल हम लोग देखें तो इसमें 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास एक सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो मेनली आपको उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस पर आप कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके पास कई सारे चैप्टर्स हैं ना, डाइजेशन टू और नर्वस सिस्टम तक। तो वो पूरा अगर हम लोग उसका वेटेज देखें तो लास्ट ईयर्स में 16 क्वेश्चंस आए थे टोटल फिजियोलॉजी से। ठीक है, पर ऑन एन एवरेज हम लोग देखें तो 8 to 10 क्वेश्चंस पर ईयर्स में से बैठ जाते हैं, जिसमें आपको इस बार एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारा जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन, उनके हार्मोन्स, वो सब और अच्छे से ध्यान से देना है ताकि हम लोग सारे क्वेश्चन कवर कर पाएँ। नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में अगेन 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। ये हम लोग जस्ट एवरेज की हम लोग बात कर रहे हैं, 6 to 7 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ हार्मोन जो हमारा चैप्टर है वो हम इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद में सेल बायोलॉजी, जिसमें हमारा सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स, तो ये तीनों अगर हम लोग चैप्टर्स मिला लें, है ना, तो इसमें भी आपको 6 to 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, स्पेशली बायोमोलिक्यूल। ये मैंने बिल्कुल आपको एक रिलेटेड फॉर्म में बिल्कुल एडजस्टेंट बताया कि सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स, तो अगर ये तीनों आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो एक दूसरे को कॉरिलेट करते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया आपने, तो है ना, तो उसमें जितने भी आपके सॉल्व्स थे वो आपका पूरा बेस बना देते हैं। सो ये तीनों को हम लोग एक साथ कैटेगरी में रखा, 6 to 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज टिश्यूज़, है ना, तो ह्यूमन में जो हमारे टिश्यूज़ हैं ना, एनिमल टिश्यूज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, क्योंकि अगर आपने टिश्यूज़ कवर किए तो वो टिश्यूज़ उसमें किस तरह की हमारे पास में जो लेयरिंग थी, है ना, स्क्वैमस था या हमारे पास सिलिटेड था, वो सारे जो टिश्यूज़ हैं वो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो इन दोनों को मिला के आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है पढ़ने के लिए, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे रखा। मतलब पढ़ना तो सभी है पर प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए चले हम लोग। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में आपको 6 to 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये जो हमारा डिजीज़ वाला चैप्टर है उसमें हमारा रिप्रोडक्टिव डिजीज़ हेल्थ और ह्यूमन में जो भी हमारे पास में डिजीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारा हम लोग लेके चलें, तो दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो उसमें भी 5 to 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें हमारे पास में 2 चैप्टर्स हैं, तो उसमें हमारे पास जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है ना, और इस तरह के जो कंसेप्ट हैं, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपको जेनेटिक्स में मिलेगी। तो अगर आप उसको प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास एक्चुअली 2 पोर्शन प्रिपेयर हो रहे हैं, तो इस तरह से आप इनको कॉरिलेट करके पढ़ते चलें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो आपके 75 के अप्रॉक्स क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। उसके साथ में स्ट्रेटेजिक फूड एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें हमारा एनिमल हस्बेंड्री, है ना, और वो पोल्ट्री वगैरह इस तरह की सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हमारे पास है। ठीक है, बहुत ईजी है और इसमें से हम लोग क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्लानिंग रहेगी कि अप्रॉक्स 75+ क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन शिखर सर देंगे, तो मैं माइक शिखर सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? देखिए, आपको हरदीप सर ने तो इन्फॉर्मेशन दे ही दी है रिगार्डिंग वेटेज ऑफ
कैसे हम लोग कौन से क्वेश्चंस कितना वेटेज है और हम लोग कितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूजन था बच्चों को कि कब नीट होगा सर, कब होगा, इतनी बार वो कन्फ्यूजन हुआ हम लोग को। तो अब ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 13 सितंबर को नीट की डेट है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, अब हम लोग के पास नियर अबाउट 20 to 22 डेज बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए बच्चों, आपने पढ़ तो अच्छे से लिया होगा, ठीक है ना, सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, पर अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, मैं 2-3 चीज़ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना, कि हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है। तो आपने जो भी कोर्स कंप्लीट किया है एटलीस्ट उसका एक थरो एंड कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट है, जितना भी आप 1 बार 2 बार जितना भी हो सके इन 20-22 डेज में एक बार एक कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो एक रिवीजन फॉर्म में आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। तो आपका कोई भी एग्जाम्पल या कुछ भी आएगा, आपका सीधे ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि आप डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, जो बायोलॉजी में डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं, वो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि एज सच नीट में पेपर में पूरा वैसा ही एक लेबलिंग डायग्राम आ जाता है और हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हम लोग ने वो लेबलिंग सारी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है ना, तो हम लोग बहुत ईजिली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप देखिए एक क्वेश्चन आता है उसमें 4 लेबलिंग पॉइंट्स होते हैं, आपको 3 आते हैं, एक नहीं आता है, क्या लेबलिंग क्या होनी चाहिए उसकी, तो उसमें क्या होता है, आपको 2 एक ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा ही होगा। आपको अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया तो क्या होगा, आपका वो क्वेश्चन पूरा चला जाएगा, यानी कि -1 मार्किंग हो जाएगी रादर देन +4। आपको जो +4 मिल सकता था -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। लेबलिंग सबकी देख लीजिएगा क्योंकि एक लेबलिंग आपको नहीं आती तो पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंटली 3rd पॉइंट और बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जरूर याद करिएगा, ठीक है ना। कोई भी फाइलम है, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, जैसे कि एनेलिडा में फेरेटिमा पोस्टुमा करके नाम आ सकता है, ठीक है ना, अर्थवॉर्म का। तो कोई भी एग्जाम्पल आपको, आप साइंटिफिक नेम्स याद करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप सारे एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, उतने ही याद करिए जितने दिए हुए हैं, पर वो कंप्लीटली आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स थरोली याद कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर इस फाइलम को बिलोंग करता है, ये पर्टिकुलर इस फाइलम को बिलोंग करता है, ठीक है। आपको सारे नेम्स याद होने चाहिए, उसके कुछ ही नेम्स दिए हुए हैं पर वो थरो होने चाहिए। तो हम लोग ने क्या समझा, आपको एक क्विक रिवीजन करना है विद इन लिमिटेड टाइम, विद इन 20 to 22 डेज जो बचे हुए हैं उसमें एक थरो रिवीजन करना है आपको। और दूसरा, आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ने हैं। और तीसरा, आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, डायग्रामेटिक जो भी दिए हुए हैं बायोलॉजी में 11th-12th बुक में, वो अच्छे से डायग्राम्स विथ लेबल प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। रेस्ट तो आप जानते ही हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और डेफिनेटली आप सब सिलेक्ट होंगे नीट में। थैंक यू। चलिए डियर नीट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी सारी चीज़ें आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से सुन रहे थे, ठीक है। बायो में तो बहुत ही ज़बरदस्त लोग काम कर ही रहे हैं, ठीक है। सबके सब लोग लगातार आपके लिए कुछ सब्सटेंशियल एकेडमिक चीज़ें लेके आएंगे। जैसी हम सब लोगों की बातचीत हुई है, मैं जब अनूप से बात कर रहा था तो अनूप जी मुझे बता रहे थे कि सर फिज़िक्स में बहुत छोटी छोटी सी कुछ ट्रिक्स लेके मैं आ रहा हूँ सब लोगों के लिए। काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन पे, लॉज ऑफ मोशन वाले पोर्शन पे बहुत ज़बरदस्त कमांड ये रखते हैं, अप टू थर्मोडाइनमिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो कुछ ज़बरदस्त चीज़ें फिज़िक्स में आने वाली हैं, ठीक है। और बायो में अब हमारे पास जो टीम है, आज स्वस्ति मैम बाहर हैं थोड़ा सा, तो वो आज नहीं मिल पाई। दोनों आज हमारी फीमेल फैकल्टीज़ हैं, स्वर्णा मैडम और स्वस्ति मैम, दोनों ही नहीं है, तो हम सब बेचारे ही आपके सामने हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि इस समय हरदीप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। इनके साथ साथ शिखर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, इकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, इवन एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर शिखर का BHU पे बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम है, काफ़ी क्वालिफिकेशंस इनके पास हैं। तो ये सब लोग लगातार आपके सामने आते रहेंगे और हम सब लोग आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एकेडमिक्स से रिलेटेड अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे।
कोशिश ये है कि इन 20 दिन में शायद कुछ न कुछ ऐसा तो आप लोगों के लिए कर ही दें कि नाना करके भी आप अपने मार्क्स को 10 to 20% तो राइज कर ही लें। तो हम सब लोग शायद अमेजिंग हैं। कौशल जी का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का एज वेल एज ऑर्गेनिक का। आप पढ़ ही रहे हैं सभी लोग अभी लगातार। अनूप जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। हरदीप जी सरदार भी हैं और असरदार भी बहुत हैं। तो अभी कुछ ज़बरदस्त चीज़ें लेके आपके पास आने वाले हैं। यंग मेंबर्स में आप देखें तो शिखर अब आपके सामने आएंगे। मैंने बता दिया बहुत ज़बरदस्त जगह से हैं, BHU से हैं और बड़ा कमांड रखते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो सब तैयार हो जाइए। हम आपके मुश्किल से 10 से 15 मिनट एक दिन में लिया करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन वो 10-15 मिनट जो बात होगी वो बहुत मुद्दे की होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि क्रेडिट जी पर आप भी अपना विश्वास बनाए रखें और हम कोशिश करेंगे कि उस विश्वास पर खरे उतरते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए।